काशी नगर नाम का एक राज्य था। वहाँ कौशल नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसकी 16 साल की बेटी थी जिसका नाम मालती था। कौशल की पत्नी की मृत्यु मालती को जन्म देते ही हो गई थी। अब मालती का पालन पोषण अकेले कौशल ने ही किया था और कौशल अपनी बेटी मालती को बहुत ही लाड़ प्यार से पाल रहा था। पूरे दिन कौशल खेतों में काम करता था और फिर घर आकर खाना पकाता था। एक दिन कौशल खाना बना रहा था। मालती उसके पास ही बैठी हुई थी। तभी एक बूढ़ी औरत कौशल के घर पर आती है। अरे बेटा कौशल, कब तक ऐसे ही दिन रात काम में लगा रहेगा? अब तो तेरी बिटिया भी बड़ी हो गई है, तू खाना उससे बनवाया कर। ऐसे तुझे आराम भी मिलेगा और तेरी बिटिया को घर का कामकाज भी आ जाएगा। काकी मेरी एक ही बिटिया है, मैं उसको माँ का प्यार तो नहीं दे पाया, परंतु ध्यान रखता हूँ पिता का प्यार पूरा दे पाऊँ। मैं अपनी बेटी को पढ़ाना चाहता हूँ और मेरी बेटी मंत्री की बेटी के साथ पढ़ने लगी है। बदले में मैंने उनको पूरा एक खेत दे दिया है। महल के सिवा गांव में कोई और भी पढ़ा लिखा होना चाहिए, इसलिए उससे कोई काम नहीं कराता। काकी ने कहा, अरे कौशल, ये क्या बात हुई? पढ़ाई से किसी का भला हुआ है क्या? आज तक कन्या को उचित समय पर घर का कामकाज सिखा देना चाहिए, नहीं तो कल को अगले घर जाकर तुमको ही गालियां सुनवाएगी कि पिता ने कुछ भी नहीं सिखाया। कौशल बोला, उसमें अभी बहुत समय बाकी है, आप चिंता न करें काकी, मेरी बिटिया एक दिन मेरा नाम रोशन करेगी। वो बूढ़ी काकी आए दिन खरी खोटी सुनाती रहती थी और कौशल हमेशा उसका मुंह बंद कर दिया करता था। मालती ने एक दिन अपने पिताजी से कहा, पिताजी गांव के लोग बिल्कुल सही कहते हैं। अब मैं बड़ी हो गई हूँ, मुझे पढ़ाई के साथ साथ खाना बनाना भी सीख लेना चाहिए। बिटिया तू बस मन लगाकर पढ़। मुझे तो बस उस दिन की प्रतीक्षा है जिस दिन मेरी बेटी भी ज्ञान में महल की रानी और राजकुमारी से कम ना होगी। हाँ बेटा, यह भी कोई बोलने की बात है? अब मुझे देरी हो रही है, तेरा खाना मैंने बना दिया है, समय से खा लेना, और तेरे दोस्त का भी खाना बना दिया है, भला उसके बिना तू खा सकती है क्या? इतना बोलकर कौशल खेतों में काम करने चला गया। शाम को जब कौशल खेतों से लौट रहा था, अचानक ही उसके सामने एक सांप आ गया और कौशल का पांव उसके ऊपर पड़ गया। सांप ने कौशल को काट लिया। कौशल कुछ देर तक बहुत तड़पता रहा, फिर वहीं पर उसकी मृत्यु हो गई। आसपास के लोगों ने जब देखा, अरे देखो देखो भाई, कौशल को सांप ने काट लिया है। लोग दौड़कर कौशल के पास आए, पर तब तक कौशल मर चुका था। लोगों ने कहा, अरे यह तो मर गया, हे भगवान, यह कैसे हो गया? अचानक बीवी तो पहले ही नहीं थी बेचारे की, अब खुद भी नहीं रहा, अकेली बिटिया क्या करेगी? कुछ लोग उसको उठाकर उसके घर ले गए। मालती ने अपने पिता को जब इस अवस्था में देखा तो वह बहुत जोर जोर से रोने लगी। पिताजी, अब मैं अकेले इस दुनिया में क्या करूंगी? आपके सिवा मेरा और कोई भी नहीं रहा इस दुनिया में। तभी एक 7 साल का बच्चा नंदू उसके पास आया और उससे बोला, दीदी तू अकेली नहीं है जो बिना माता पिता के हैं, मेरे माता पिता भी नहीं है, इसलिए तो इधर उधर घूमता हूँ, मारा मारा फिरता हूँ। आज से इस गांव में एक नंदू ही नहीं, दो हो जाएंगे। मालती उस छोटे से बच्चे नंदू का हाथ कसकर पकड़ लेती है। अब से हम दोनों साथ साथ में रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं तुम्हारा सहारा बनूंगी और तू मेरा। दीदी तू तो पहले ही मेरा सहारा है, मेरे लिए रोज खाना लेकर आती है, अब से मैं तेरा भी सहारा बनूंगा। गांव के लोगों ने ही कौशल का अंतिम संस्कार कर दिया, परंतु अब गांव वालों को यह बात खाए जा रही थी कि उसकी अकेली पुत्री मालती का क्या होगा। भाइयों, कौशल हमारे भाई जैसा था, अब हमें मालती को सहारा देना होगा। तभी एक बूढ़ी औरत बोली, सहारा तो लड़कियां देती हैं अपने परिवार को, यह मालती किसी को क्या सहारा देगी, उल्टा बोझ ही बनेगी। मैं तो पहले से ही कहती थी कौशल से कि इसको लड़कियां वाले काम सिखा दो, परंतु उसने एक मेरी ना सुनी। अब बस एक ही रास्ता बचा है, मालती का विवाह करवा दिया जाए। मालती रोते हुए बोली, काकी मुझे विवाह नहीं कराना, मेरे पिताजी कहते थे मैं पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी हो जाऊंगी। काकी ने मालती को डांटते हुए कहा, अरे तू चुप कर, इतनी सी होकर हमारे सामने जुबान चलाती है। जो तेरे बाप का खेत था वो कौशल ने बेच के सब तेरी पढ़ाई में लगा दिया, अब क्या मिट्टी खाएगी? जो हम लोगों पर जिम्मेदारी तेरे पिता ने छोड़कर गया है ना, बस उसी को पूरा कर रहे हैं हम लोग, और यही गांव वालों का कर्तव्य होता है। तभी गांव का एक भला व्यक्ति बोला, मालती
ठीक कह रही है, अभी वह छोटी है, इतनी जल्दी उसका विवाह कैसे हो सकता है। काकी बोली, तो क्या तू उसका पालन पोषण कर, महंगाई इतनी हो गई है, अपने बच्चों के पेट नहीं भर सकते, अब तू चला है दूसरों के बच्चों का पालन पोषण करने के लिए। हाँ, तू ही बता, तू उसका पालन पोषण कैसे करेगा। इस गांव में यदि कोई ऐसा है जो मालती की जिम्मेदारी उठा सके तो वह सामने आ जाए। बुढ़िया काकी की बात सुनकर जब कोई भी सामने नहीं आया तो वो व्यक्ति बोला, ठीक है काकी, मालती का विवाह करा दीजिए। वैसे भी मालती इतनी भी छोटी नहीं है, 16 साल की हो गई है, परंतु विवाह के लिए कोई वर भी तो होना चाहिए। तभी एक औरत अपने बेटे का हाथ पकड़कर वहां आती है और कहने लगती है, मेरा बेटा रमेश करेगा मालती से शादी। पर तुम्हारा बेटा तो हमेशा ही शराब के नशे में धुत पड़ा रहता है, और मालती अभी 16 साल की है, तुम्हारा बेटा तो 40 साल का है, यह बेमेल विवाह होगा। काकी ने कहा, अरे अब कोई राजकुमार तो विवाह नहीं करेगा ना मालती से, जैसा लड़का मिल रहा है वैसे ही ठीक है। विवाह के बाद रमेश अपनी जिम्मेदारियों को जरूर समझेगा और नशा करना छोड़ देगा, सब ठीक हो जाएगा। तभी मालती ने कहा, मैं पढ़ी लिखी हूँ, इसके साथ शादी नहीं कर सकती, उससे तो अच्छा है मैं अपने पिताजी के साथ अर्थी पर ही लेट जाऊं। काकी ने गुस्से से कहा, देख मालती, तेरे पास दो ही रास्ते हैं, या तो तू रमेश से शादी कर ले या फिर तुझे यह गांव छोड़कर जाना होगा कहीं और, फिर गांव वालों को तुझसे कोई मतलब नहीं होगा। मालती ने कहा, ठीक है, मुझे काकी की यह शर्त मंजूर है, मैं अभी यह गांव छोड़कर चली जाऊंगी। मालती का यह बोलना था कि गांव के सभी लोगों ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। काकी, लड़की गांव छोड़कर कहाँ भटकेगी, रोक लो उसे। काकी बोली, जाने दो इसे, जब एक दिन बिना छत के रहेगी ना तो फिर अपना गांव याद आ जाएगा इसको। यह कहाँ जाएगी भला, कल सवेरे तक लौट आएगी और रमेश से विवाह भी कर लेगी। मैं देखती हूँ इसके पिता के सपने कैसे पूरे होते हैं। अब जाओ, सब अपने अपने घर पर जाकर बैठो और दो लोग जाकर मालती को गांव के बाहर फेंक आओ। और गांव वालों ने मालती को गांव से बाहर निकाल दिया। तभी नंदू भागकर मालती के पास आ गया, दीदी मुझे भी अपने साथ ले चलो ना, इस गांव में आप ही तो हैं जो नंदू का खाना देती थी, आपके बाद मैं कहाँ जाऊंगा। मालती ने नंदू का हाथ पकड़ा और चल दी। अभी वह कुछ ही दूर चली थी कि तेज बारिश होने लगी और बिजली भी कड़कने लगी। नंदू को चमकती बिजली से बहुत ज्यादा डर लगता था। दीदी हमें बहुत डर लग रहा है, यह बारिश कब तक बंद होगी। मालती बोली, बस कुछ ही देर में यह बारिश बंद हो जाएगी। नंदू, डरो मत, थोड़ी देर में बारिश रुक गई। मालती नंदू को गोद में लेकर जमीन पर ही बैठी हुई थी। दोनों का ठंड से बहुत ज्यादा बुरा हाल था, परंतु उनके पास एक भी कपड़ा नहीं था जिसको ओढ़कर वह दोनों अपनी ठंड को दूर कर सके। मुझे बहुत ठंड लग रही है और भूख भी बहुत जोर से लगी है, इतनी देर हो गई चलते चलते, हम कहाँ जा रहे हैं। नंदू, यह तो मुझे भी नहीं पता कि हम कहाँ जा रहे हैं, गांव वालों ने हमें गांव से निकाल दिया है, अब हम दोनों कहाँ जा सकते हैं, अब हम दोनों यहीं सड़क पर पड़े रहेंगे। मालती नंदू को पूरी रात समझाने की कोशिश करती रही। रात बहुत गहरी हो गई थी, लेकिन मालती को कोई भी जगह नहीं मिली जिससे वह कहीं जा सके या कुटिया डाल के रह सके। मालती ने नंदू को गोद में सुला लिया, परंतु उसके गीले कपड़ों के कारण नंदू ठंड से सो नहीं पा रहा था। पूरी रात गुजर गई पर मालती की एक पलक भी नहीं झपकी। जंगली जानवर की आवाज वहां पर भी बहुत ज्यादा खौफ पैदा कर रही थी। सुबह होते ही वहां पर राजा अपने मंत्रियों के साथ आया। मालती और नंदू को जंगल में देखकर राजा ने कहा, तुम दोनों यहाँ क्यों बैठे हो, उठो और अपने घर जाओ। राजा की बात सुनकर मालती जोर जोर से रोने लगी। मालती को रोता हुआ देखकर राजा ने कहा, तुम ऐसे रो क्यों रही हो, जो भी बात है हमें बताओ, हम यहाँ के राजा हैं, तुम्हारी सहायता करेंगे। मालती बोली, महाराज मेरा नाम मालती है और यह मेरा भाई नंदू है, गांव वालों ने हमें गांव से बाहर निकाल दिया है। मालती ने राजा को सारी बात बता दी। राजा मालती और नंदू को लेकर महल में आ जाते हैं। मालती, हम अपनी दासी को बोल के तुम्हारे लिए कुछ कपड़े और खाना भिजवाते हैं और अब से तुम महारानी की दासी बन के रहोगी। महल में जल्दी ही खुशखबरी भी आने वाली है और हमें महारानी के लिए एक और दासी की आवश्यकता थी और तुम हमें मिल गई। मालती ने खुश होते हुए कहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद महाराज कि आपने हमें रहने के लिए छत दी। मैं इस राज्य का राजा हूँ, यह मेरा कर्तव्य है। इतना बोलकर राजा वहां से चले गए। मालती कई दिनों तक महल में रही और अब राजा ने मालती को रानी के कक्ष की सफाई का काम भी सौंप दिया था। एक दिन मालती कक्ष की सफाई कर रही थी तो रानी ने मालती से कहा, मालती, क्या सफाई के अलावा तुम और कुछ भी नहीं कर सकती। मालती बोली, महारानी जी, हम जानते हैं हम यह काम ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, परंतु हम जल्दी सीख जाएंगे। इसके अलावा हम आपको मजेदार कहानियों की किताब युद्ध और धर्म की किताबें पढ़कर सुना सकते हैं। महारानी ने कहा, क्या तुमको किताबें पढ़नी आती हैं मालती।
हाँ महारानी जी, ऐसी कोई भी किताब नहीं जिसके बारे में मैं ना जानती हूँ। अरे वाह मालती, यह तो बहुत अच्छी बात है। पहली बार सुना है गांव की कोई लड़की पढ़ी लिखी भी है। क्या नंदू तुम्हारा सगा भाई है? हाँ, पर आपने यह ऐसा क्यों पूछा? क्या वह मेरा सगा भाई नहीं हो सकता? नहीं नहीं, हमें तो वह बहुत अपना सा लगता है, बहुत ही प्यारा है ना वह। बहुत ही जल्दी हम आपको उसको पसंद करने लगे हैं। हाँ महारानी जी, और अब तो महल में राजकुमार भी आने वाला है, तो इसलिए आपको नंदू और भी ज्यादा प्यारा लगता होगा ना। हाँ मालती, यह भी हो सकता है। और फिर कुछ दिन यूं ही बीत गए। एक दिन महल में सुबह सुबह बच्चे के रोने की आवाज आई और उसके साथ ही दाई माँ की घबराई हुई आवाज भी आई। महाराज महाराज, आज हम इस बच्चे को बचा नहीं पाएंगे। न जाने क्या मर्जी है भगवान की, जो इस महल में बच्चे की रोने की आवाज तो गूंजती है, पर किलकारी। राजा ने कहा, नहीं 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 दाई माँ, ऐसा नहीं बोलिए। ये हमारा दूसरा बच्चा है, जिसमें हम अपने पहले बच्चे को अपनी गोद में लेने से पहले ही खो चुके हैं। अब इसको नहीं खो सकते। हमें इस राजपाट को संभालने के लिए एक राजकुमार चाहिए। हम धीरे धीरे करके बूढ़े हो रहे हैं। कोई तो उपाय होगा दाई माँ, जिससे हम अपने पुत्र को जीवन दान दे सके। महाराज, एक रास्ता है, काली नदी का पानी। यदि आप वह पानी शिशु को पिला दे तो इसको जीवन दान मिल सकता है, पर वह पानी आपको स्वयं ही लाना होगा। और याद रहे, उस नदी का पानी इतनी आसानी से आपको नहीं मिलेगा। ठीक है दाई माँ, मैं काली नदी का पानी लेकर आता हूँ। महारानी ने दाई माँ की बात सुनी तो बोलने लगी, दाई माँ, ये क्या बोल रही हो तुम? पता है ना, काली नदी के पास हमने अपने पहले पुत्र राजकुमार को खोया था। महाराज, फिर से वहां जाएंगे तो वह फिर से टूट जाएंगे। दाई माँ ने कहा, महारानी जी, काली नदी का पानी बहुत ही शक्तिशाली है। शिशु के लिए अब महल में दूसरा राजकुमार भी आ गया है महाराज, और आपके जख्म बहुत ही जल्दी भर जाएंगे। महारानी, हमारा बड़ा राजकुमार वाकई हमें बहुत याद आता है, परंतु आज वहां जाने के अलावा कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं है हमारे पास। मुझे अपने पुत्र को जीवन दान देने के लिए काली नदी का पानी लाना ही होगा। राजकुमार नुकुल के लिए भी दाई माँ ने यही बोला था। ऐसा भी क्या बात है मेरे बच्चे में, जिनको काली नदी का पानी ही ठीक कर सकता है? फिर राजा अकेले ही जंगल के रास्ते में काली नदी की ओर चल पड़े। वो जैसे ही नदी से पानी मटके में भरने लगे तो नदी का पानी सूख गया। इस नदी का पानी तो सूख गया, अब मैं अपने पुत्र के लिए काली नदी का पानी कैसे लूंगा? कोई तो रास्ता होगा जिससे नदी मुझे खुद ही पानी दे दे। मुझे जल्दी ही कुछ करना होगा। राजा भी कुछ सोच ही पाते, तभी उनको एक लड़की के चीखने की आवाज आई। ये लड़की की चीखने की आवाज कहाँ से आ रही थी? ये ऐसे घने जंगल में अकेली लड़की कहाँ कहीं किसी मुसीबत में ना हो। मुझे देखना होगा, पर वहां महल में मेरा पुत्र आखिरी सांस ले रहा है। समय से पहले मुझे महल लौटना भी है। यदि देरी हुई तो मेरे पुत्र को बचाना मुश्किल हो जाएगा। परंतु यह लड़की जो भी है, यह भी तो मेरी प्रजा है, इसकी रक्षा करना भी तो मेरा कर्तव्य है। मुझे जाकर देखना होगा। राजा मटके वहीं पर छोड़कर पेड़ के पीछे देखने गए, जहां से आवाज आ रही थी। कोई है, देखो तुम जो कोई भी हो, बाहर आ जाओ, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। मुझसे डरने की आवश्यकता नहीं। तभी पेड़ के पीछे से मालती बाहर आती है। माफ कीजिए महाराज, मैंने आपकी और महारानी की सारी बातें सुन ली थी। काली नदी के पानी वाली, तुम छुपकर हमारी बात सुन रही थी? नहीं महाराज, मदद करने के लिए कोशिश कर रहे थे। तुम चिंता मत करो, हम काली नदी का पानी ले लेंगे। तुम अभी घर जाओ, यहाँ रहना तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। महाराज, आप सबका इतना ख्याल रखते हैं। अगर दुनिया में सारे राजा आपके जैसे होते तो सबका राज्य कितना खुशहाल होता, कितना ज्यादा सुरक्षित होता। अपनी तारीफ हम महल में आकर भी सुन सकते हैं। तुम यहाँ से जाओ। महाराज, हमारे पास एक उपाय है, काली नदी का पानी फिर से वापस लाने का। राजा बोले, हाँ, पर तुम्हें कैसे पता? हमने किताब में पढ़ा है काली नदी के पानी के बारे में। हाँ, महारानी बता रही थी। तुमने बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं, इसका मतलब यह नहीं कि तुम हमारे मार्ग से भटका दोगी हमें। राजा मालती को कुछ बोल पाते कि तभी काली नदी के अंदर से एक बहुत बड़ा राक्षस निकला। राजा 2 कदम पीछे हट गए और फिर खुद को संभालते हुए बोले, हे काली नदी के देवता, हमें थोड़ा जल चाहिए अपने बच्चे के लिए। वो राक्षस जोर जोर से हंसा और फिर बोला, तुम्हारी मदद करके मुझे बहुत खुशी होगी। फिर राजा ने जैसे ही अपना मटका उठाकर उस राक्षस की तरफ किया तो तभी पीछे से मालती ने एक लाल रंग की मिट्टी उस राक्षस की तरफ फूंक मार उड़ाई। लाल मिट्टी ने जैसे ही उस राक्षस को छुआ तो छूते ही राक्षस जलकर भस्म हो गया।
ये देखकर राजा क्रोधित हुए और बोलने लगे, अरे मूर्ख लड़की, यह तुमने क्या किया? अब मेरे पुत्र को काली नदी का पानी कहाँ से मिलेगा? मालती ने कहा, महाराज मैं जानती हूँ आप मुझ पर यकीन नहीं कर पा रहे हैं, परंतु पुस्तक पर तो आप यकीन कर सकते हैं ना। देखिए, इस मायावी काली नदी नामक पुस्तक में यही सब लिखा है। यदि कोई काली नदी का पानी छू ले तो उसकी संतान उसके सामने ही दम तोड़ लेती है। और यह पुस्तक मेरी नहीं है, आपके महल की पुस्तक है, जो मैंने इसे वहां से उठाया है। मालती ने एक काली नदी के रहस्य नामक पुस्तक खोल के राजा के सामने रख दी। राजा यह सब देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो गए। तुम्हें यह सब कैसे पता लगा? महारानी ने जब आपसे कहा कि उन्होंने पहले बच्चे को भी काली नदी के निकट ही खोया था और दूसरे बच्चों के बाद भी दाई ने आपको यही पानी लाने को बोला है, तो मैं समझ गई कि यह दाई माँ की ही चाल है। और हमें याद आया कि एक दिन हम रानी जी को किताब में पढ़कर सुना रहे थे और हमने देखा कि वहां पर काली नदी नाम की एक रहस्यमय किताब है। आप जब वहां से निकले तो बस हमने इसको देखा पढ़ा और समझ गए कि यह सब एक साजिश है। राजा ये सारी बातें सुनकर आश्चर्यचकित रहे, परंतु राजा ने मालती को धन्यवाद देते हुए कहा, मालती तुमने हमारे पुत्र को बचा लिया, हम तुम्हारे शुक्रगुजार हैं। मालती बोली, महाराज आप मेरा शुक्रिया अदा बाद में कीजिए, पहले आप असली मुजरिम को तो पकड़ लीजिए। मुजरिम? मुजरिम तो पकड़ा ही जा चुका है समझो। मालती ने पूछा, कैसे? राजा बोले, वह दाई माही हमारे बड़े राजकुमार की कातिल है। मालती बोली, नहीं महाराज, वह सिर्फ एक मोहरा है, हमें असली कातिल को ढूंढना चाहिए। राजा और मालती महल की तरफ चल पड़े। जब वह महल आए तो दाई माँ रानी के समीप ही बैठी हुई थी। राजा ने मंत्री को इशारा किया, मंत्री ने दाई माँ को पकड़ लिया और सबके सामने दरबार में पेश किया। महारानी भी बच्चों को लेकर दरबार में आ गई। राजा ने भरे दरबार में कहा, दाई माँ, हमने और महारानी ने आप पर इतना यकीन किया और आपने हमारे साथ क्या किया? दाई माँ बोली, अच्छा तो तुम को सब कुछ पता चल गया है। हाँ, अब तुम यह बताओ कि तुमने यह सब क्यों किया? मैंने वही किया जो सही था। एक बच्चे को उसकी माँ से अलग करना क्या सही है? एक राजकुमार को उसके राज्य से अलग करना क्या तुम्हारी दृष्टि में इसको सही कहते हैं? और जो आपने किया राजा साहब, वह ठीक था क्या? राजा हैरान हो गए, क्या गलत किया हमने? तुम्हारे साथ बोलो, तुम्हारे कारण अपना बड़ा राजकुमार खो दिया, तुम पर हमने इतना यकीन किया, तुम्हें अपना पुत्र सौंपकर काली नदी का पानी लेने गए थे, वहां तक पहुंच भी नहीं पाए, पता लगा कि बच्चों को जंगली जानवर ले गए और खा लिया। आप सोच भी नहीं सकती ये 7 साल हमारे लिए और महारानी के लिए कैसे थे। दाई माँ ने कहा, क्या आपको लगता है कि महाराज आपने कुछ भी गलत नहीं किया? क्या आप भूल गए रुक्मणी को? रुक्मणी का नाम सुनकर महाराज चुप हो गए। दाई माँ बोली, मैंने कुछ गलत नहीं किया, बस कल्याणी का साथ दिया जो आपको देना चाहिए था। इतना बोलकर दाई माँ वहां से जाने लगती है। तभी सैनिकों ने दाई माँ को चारों तरफ से घेर लिया। राजा ने सैनिकों को इशारा किया और सैनिकों ने दाई माँ का रास्ता छोड़ दिया। दाई माँ महल से निकल गई। राजा भी गांव से बाहर की तरफ चल पड़े। एक झोपड़ी में जाकर राजा ने आवाज लगाई, कोई है अंदर? उस झोपड़ी में एक दंपत्ति रहते थे। अंदर वे पति पत्नी आपस में बात करते हैं। देखो जी जरा, आज इतने सालों बाद दरवाजे पर कौन आया है? जाने किसकी नजर लग गई इस घर की खुशियों को। कभी वो भी दिन था जब लोग हमको झुककर प्रणाम किया करते थे, और एक आज का दिन देखो, जिधर भी जाते हैं लोग जूते चप्पल फेंक कर हमारे मुंह पर मार देते हैं। मैं देखता हूँ तुम इतनी चिंता मत करो, एक ना एक दिन तो गांव वालों को हमारी सच्चाई पता ही चल जाएगी। उस दिन इन लोगों को अपनी गलती का एहसास होगा। झोपड़ी के अंदर से वो व्यक्ति बाहर आया तो सामने राजा को खड़े देखा तो वह चौंक गया। राजा बोले, जयचंद, क्या रुक्मणी अंदर है? मुझे उससे बात करनी है। तभी रुक्मणी भी राजा की बात सुनकर वहां पर आ गई। रुक्मणी ने जब राजा को देखा तो वो कहने लगी, तुम यहाँ इतने सालों बाद क्या लेने आए हो? मैं अपना पहले ही सब कुछ तुम्हें दे चुकी हूँ। मेरी एक बेटी है जो केवल 4 महीने की है, मैं उसको पानी में चीनी मिलाकर पिलाती हूँ ताकि ये जीवित रहे। मेरे पति रात दिन मेहनत करते हैं पर उनको कोई 4 पैसे भी नहीं देता। 2 रोटी फेंक कर देते हैं, वही रूखी सूखी रोटी हम पानी में भिगोकर खा लेते हैं। अब और क्या चाहिए तुमको हमसे? राजा बोले, रुक्मणी, तुम्हारी बेटी दूध की जगह चीनी का भी पानी पी रही है, इसका जिम्मेदार मैं हूँ। अगर उस दिन तुम पर चोरी का आरोप लगाकर मैंने महल से बाहर नहीं निकाला होता तो आज मैं भी इतने दुखों से नहीं लड़ रहा होता। सच बोलूं तो समय ने मुझे सजा दी है, मुझे माफ कर दो।
महल चलो, मैं सबको बता दूंगा कि तुम ही इस राजपाट की असल हकदार हो। यह तुम्हारे पिता का सिंहासन है और मैं 9 साल का था जब अपने पिता की मृत्यु के बाद अपनी माँ के साथ महल आया था। तुम्हारे पिता मेरे मामा ने मुझे इतना प्यार दिया कि मेरे मन में सिंहासन को लेकर लालच आ गया और मैंने उनकी हत्या कर दी। उसके बाद प्रजा की इतनी मदद की कि उनके दिल में कोई सवाल ही पैदा नहीं हुआ मुझे लेकर। वह बस मुझे ही राजा बनता देखना चाहते थे हमेशा। पर अब मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। मैं सब तुमको वापस कर दूंगा, बस तुम वापस महल चलो। रुक्मणी बोली, अब सब कुछ बदल गया है। मेरी जिंदगी के कुछ ही दिन बचे हैं। मैं वापस जाकर क्या करूंगी? तुमने जो किया उसकी सजा तुम भुगत चुके हो। तुम्हारे बड़े पुत्र को मैंने ही दाई माँ से लेकर गांव में छोड़ दिया था। वो राजकुमार होकर भी 7 साल तक एक एक टुकड़े के लिए तरसता रहा, परंतु किस्मत ने उसको मालती से मिला दिया। वो फिर से उसको महल में ले गई। तुमने जो किया मैंने उसका हिसाब बराबर कर दिया। राजा ने आश्चर्य से पूछा, तो क्या नंदू मेरा बड़ा राजकुमार है? रुक्मणी ने कहा, हाँ। राजा खुशी से बोले, मेरे दोनों राजकुमार जिंदा हैं। रुक्मणी, तुम महल लौट चलो। मैं जानता हूँ तुम नहीं जाना चाहती, पर तुम्हारी बेटी के भविष्य के लिए तो तुम यह सब कर सकती हो ना। रुक्मणी के मना करने बाद भी राजा उसको महल ले आए। सबके सामने उन्होंने महल को 4 हिस्सों में बांट दिया, जिसमें 2 हिस्से 2 राजकुमार के थे और एक रुक्मणी की बेटी का और चौथा मालती का। मालती का नाम सुनकर सभी गांव वालों ने अपने दांतों तले उंगली दबा ली। ये लड़की तो शातिर निकली, महल के अंदर से हिस्सा भी ले ली। मैं पूरी प्रजा के सामने रुक्मणी से हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ और मालती को सर झुकाकर प्रणाम करता हूँ। मालती ने मेरे दोनों बेटों को बचा लिया और फिर सब मिलकर एक साथ हंसी खुशी से रहने लगे। दोस्तों, ये कहानी यहीं तक थी। मुझे उम्मीद है आप सभी को पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। मिलती हूँ अगली कोई नई कहानी लेकर। कहानी सुनने के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया।